हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल विद टारगेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के हिंदी के टॉपिक वर्णमाला से प्रैक्टिस सेट 4 को। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट 4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है तो आपके ऑप्शन ये हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ला। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल या पार्श्व में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल ला व्यंजन पार्श्विक है। अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक कौन सा व्यंजन है तो आप बिना सोचे समझे ला लगा देना, क्योंकि सिर्फ ला ही एक पार्श्विक व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दा और डा को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ये क्या कहा जाता है? सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विकसित वर्ण। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को भी। डा और डा को विकसित वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका विकास क्रमशः डा और डा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चा, छा, जा और झा उदाहरण हैं किसके? आपके ऑप्शन हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। अगर आपसे पूछा जाए पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने वर्ण है? व्यंजन वर्ण है 3। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण समाहित हैं क्योंकि पक्षी शब्द पा हलंत आ और का हलंत शा और ई वर्णों के योग से निर्मित है, जिनमें पा, का और शा हलंत के साथ व्यंजन वर्ण और आ ई स्वर वर्ण है। आ ई स्वर्ण वर्ण है। ये तीनों व्यंजन है और आ और ई स्वर्ण वर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्णों के कितने भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्णों के कितने भेद हैं, ऑप्शन आपके पास ये है, 10 हैं, 7 हैं, 2 हैं या 8 हैं। कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाएं और एंड पर आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 2। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसके व्याख्या को। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, क इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर यानी वोवेल, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? इन ऑप्शंस में से हम किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रा हलंत प्लस माँ का रूप है। इनमें से रा हलंत प्लस माँ का रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माँ के ऊपर रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए अनुनासिक व्यंजन के बारे में तो कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन से ये हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्ग का पंचमाक्षर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर कौन से होते हैं? डा, न, ण, न और मा अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रीवा ध्वनि। कौन सी? ग्रीवा ध्वनि। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा जो टार वर्ग आदि, कंठ की का वर्ग आदि एवं दंतोष्ट व देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा के नीचे हलंत वर्ण का वैशिष्ट्य है। आपके ऑप्शन हैं ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतोष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरानुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और इसका क्वेश्चन है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वा का उच्चारण स्थान है। इनमें से, इन ऑप्शंस में से वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंतोष्ठ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दांत से जीभ और ओंठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, वह इसी वर्ग में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तस्य। क्या कहा जाता है? वर्तस्य। ये एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस राज्य कृषि मंडी परिषद के एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट, इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से दंतमूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
हिंदी शब्दकोश में छा जो है इसका जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है? आपके ऑप्शन से जी बताइए इसका करेक्ट आंसर। ये दो एग्जाम में आया हुआ है, यूपी प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी और बिहार पुलिस कांस्टेबल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी का। इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, व्याख्या को। डॉक्टर हृदय बिहारी की पुस्तक राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द, तत्पश्चात का हलंत, इसके बाद छा वर्ण आता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, और इसका करेक्ट आंसर पता हो तो ऑप्शन में जरूर आंसर में जरूर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभूमि। इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं क्यों है। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मातृ में त्रा के नीचे लगा हुआ स्वर ऋषि है, राष्ट्र ऋषि है, ना कि व्यंजन। अन्य विकल्पों में रा व्यंजन व्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्क्षिप्त व्यंजन छाटिए। अगर ऑप्शन दे दिए जाएं ये, इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डा, णा। कौन सा है? णा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण के समय जीभ के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाकर झटके से नीचे लाना पड़े उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, णा, णा। अतः ड, णा उत्क्षिप्त व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में बा, मा स्पर्श व्यंजन है और या अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो जाता है? युग्मक ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? इन ऑप्शंस में से जितने भी स्पर्श व्यंजन है उसका समूह कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क, च, प, द। कौन कौन सा है? क, च, प, द। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क, च, प, द स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर मां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या कितनी है? 25। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। इन ऑप्शंस में से अर्धस्वर जो वाला जो व्यंजन है उसको अलग करना है या वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी या। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्धस्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच होते हैं। अर्धस्वरों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या है, रा है, वा, ला है और वाह है, यानी यार अलावा कौन से हैं? अर्धस्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो इसका ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। देख लेते हैं एक्सप्रेशन। या और वा कौन से होते हैं? अर्धस्वर हैं। ला कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, जो कि क्या है? ला। और झा तालव्य, सघोष और महाप्राण है, और शा तालव्य, अघोष और महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2।
कौन कौन से हैं देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में छ से डा के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न, णा। देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में छ से डा के बीच में णा अक्षर है। विवरण इस प्रकार है, छ, ज, छ, ण, ट, ठ, ड, ये बीच में आ रहा है, यही पूछा है, छ से डा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अगर आपसे पूछा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, ये टोटल होते हैं 4 + 4 यानी 8। ऑप्शन बी 8। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स, ह। यानी टोटल कितने हो गए? 8 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25, काकल्य वर्ण कौन सा है? इनमें से काकल्य वर्ण पूछा जाए तो कौन सा है? काकल्य वर्ण हो जाएगा ऑप्शन सी हा। देख लेते हैं, जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे ह। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? आपके ऑप्शन हैं ये, संपृक्त ध्वनि है, या युग्मक ध्वनि है, या संयुक्त ध्वनि है, या द्वैत ध्वनि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। एक ध्वनि जो दो व्यंजनों के संयुक्त होती है, एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। यहाँ सा और बा ध्वनियों के साथ में मां ध्वनि संयुक्त हुई है, सा और बा ध्वनि के साथ में मां ध्वनि संयुक्त हुई है, इसीलिए इसे संपृक्त ध्वनि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? आपके ऑप्शन हैं ये, संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि। कौन सी है? युग्मक ध्वनि। देख लेते हैं इसके एक्सप्रेशन को। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, कंपन इत्यादि। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। और आपका कितना स्कोर रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिंदी के टॉपिक के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।